धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और फिर से आज सबसे पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सबका ढेर सारा थैंक यू करूंगी, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ मेरी जितनी भी नॉलेज है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूं। और कोशिश करती हूँ कि हर किसी के क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होना चाहिए। और मेरी इस समस्या का, नॉइज पोल्यूशन का, किसी के पास कोई आंसर नहीं है, किसी के पास कोई हल नहीं है। तो आप लोग इस नॉइज को प्लीज अवॉइड करिएगा। मैं क्या ही बताऊं कि मैं कितनी मुश्किलों से गुजर रही हूँ। मैं 2 दिन तो व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे चारों तरफ से शोर शराबा हो रहा था कि आप लोगों ने सुना ही होगा मेरे उससे पहले के व्लॉग्स में। तो मैंने एक दिन रेसिपी शेयर कर दी और एक दिन जो है अपनी थोड़ी सी वाईटी की नॉलेज जो है वो उन लोगों के लिए शेयर कर दी जो एकदम नए नए हैं, जिनने अभी अभी अपना चैनल खोला है और बहुत सारी चीज़ों से अनजान है। तो मैंने उन लोगों के लिए उनके क्वेश्चन पे आधारित एक वीडियो शेयर आप लोगों से कल कर दी है। अच्छा, थैंक यू, मैंने आप लोगों को दे दिया। लेकिन मैं ना अपनी एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सैटरडे संडे में हम लोग जो है इंडियन आइडल देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति के अगर कुछ रिपीट एपिसोड्स आते हैं तो वो देखते हैं। और मेरे घर में तो चलता ही रहता है कंटिन्यू, हमेशा कपिल शर्मा शो, ये सब चीजें लगी रहती हैं। उससे वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है। और पर्सनली पूरे मतलब इंडिया से बाहर के लोगों को भी कपिल शर्मा शो पसंद है और कौन बनेगा करोड़पति का तो बच्चा बच्चा फैन है। और इंडियन आइडल चूंकि उसमें तरह तरह के सॉन्ग्स हम लोगों को सुनने को मिल जाते हैं। आजकल तो ट्रेंड है नए गाने सुनने का, जो नया आया वो कुछ दिन सबके दिलों पे छाया रहता है, सबके मस्तिष्क में छाया रहता है। कुछ डांसिंग वाला है तो वो हर पार्टी में छाया होता है। लेकिन 90s के गाने, ये गाने, वो गाने, 80s के, आशा भोसले के, तो तरह तरह के गाने हम लोग को इंडियन आइडल में मिक्स मिलते हैं सुनने को। तो उसी में मैंने एक चीज सुनी थी, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। उसमें दोस्तों एक सज्जन आए थे। वो एक होता है ना, किसी पार्टिसिपेंट के कोई बहुत बड़े फैन होते हैं, वो आते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। उस एपिसोड में आए थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, इस वजह से उन्होंने जो है कई सारी बेटियों की शादियां करवाने का बीड़ा उठाया। और वो 1000 से ज्यादा, मतलब 1000 तो मैं कम ही याद है मुझे क्योंकि मैं उनकी बातों से इतनी प्रभावित हुई थी, उनके काम से इतनी प्रभावित हुई थी कि मैं क्या बताऊं। हर आदमी ना कुछ ये सोचता है कि मैं कुछ दान करूं, किसी के लिए कुछ कर दूं। अगर मेरे पास मेरी सामर्थ्य से ज्यादा है, मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा है, तो मैं उसका कुछ भाग किसी के मदद कर दूं। ऐसा हर इंसान के अंदर होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं कुछ ही इंसानों के अंदर होता है, ये हर इंसान के अंदर होता है। बस उसे एट ए टाइम समझने की और परखने की जरूरत पड़ती है। उनके काम से मैं पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। आए तो उसमें तरह तरह के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं इंडिविजुअल उनके उस काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और जब वो बेटियां अपना अपना कुछ कुछ बता रही थी कि किसी के पिताजी नहीं है, किसी के पिताजी रिटायर हो गए, उतना फंड नहीं है, शादी नहीं हो पा रही थी, किसी के पिताजी इतने बीमार हो गए कि सारा पैसा उनकी दवा में खर्च हो गया, घर भी नहीं है, कैसे शादी हो गई। और तो सारे लोग जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे ना दोस्तों, वो सुन के मेरी आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ गया था। हालांकि इमोशनल बातें तो चल रही थी, लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि टीवी में हर चीज सच नहीं होती है, लेकिन जो घटना आपके दिल को छू जाए वो समझ लो सच्ची घटना होती है। और मेरा परिवार तो एक सम्मिलित परिवार है और मेरे मायके में जो है ना इतनी सारी शादियां हुई हैं, हम इतने सारे कजन्स हैं। सबका एक फंडा होता है कि घर के बड़े लोग जो है डिसाइड कर देते हैं कि इसकी शादी होने वाली है, तुम ये कर देना, तुम ये कर देना, तुम ये कर देना, फलाना ये कर देगा, ढीमका ये कर देगा। मतलब सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो है डिवाइडेड होती है कि कौन क्या करेगा, और सब एक परिवार के सामर्थ्य के हिसाब से होता है।
तो समहाउ वो बातें शायद मेरे टच में इसलिए आई, मुझे इतना हार्ड टचिंग इसलिए लगी क्योंकि जैसा उन्होंने अरेंजमेंट बताया, जैसा उन्होंने चीज़ों को बताया, वैसा शायद मैंने होते हुए देखा है आंखों से। और कभी वो बात होती ना, जहन में बैठ दब जाए, अपन उसको भूल जाए, लेकिन जब उसी से मिलती जुलती कोई चीज़ हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो वो पुरानी चीज़ें भी याद आ जाती हैं। इस वजह से शायद मैं बहुत इफेक्टेड हुई। लेकिन मुझे ये लगता है कि वाकई में कन्यादान करना, को शिक्षित करना, इससे ज्यादा बड़ा तो शायद ही कोई काम होगा दोस्तों। माता पिता की सेवा करना, ये सारी चीजें तो मैं हमेशा से बोलती हूँ और करना भी चाहिए, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जिसको मतलब जिसको हम जानते भी नहीं हैं, और हमने सडनली वहां पहुंच के उसकी मदद कर दी, और उसकी जो दुआएं मिलती है ना, वो अनमोल होती हैं। और ये बात मैं इसलिए भी समझ पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिलता है जिनको मैंने फेस टू फेस नहीं देखा है, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ। उनका जब मेरे तक आशीर्वाद आता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो मेरे मेल में हो, दोस्तों मेरी आंखें भर आती हैं। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील होता है। अभी सैटरडे को मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई थी इंस्टाग्राम पे, वो रिपोर्ट्स देख के मैं इतनी डर गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। संडे को सबसे पहला काम किया, मैंने उनसे बात की जिनकी वो रिपोर्ट्स थी, उनका हालचाल मैंने जाना और उनको सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन की, और तब मुझे जाके कहीं आत्मिक शांति मिली है कि हाँ मैंने कुछ किया। और उन्होंने, उनकी मम्मी ने जब मुझे इतने सारे थैंक्स और आशीर्वाद दिए, तो आप समझ लीजिए मेरे तो पैर जमीन पे नहीं थे। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस, जो कि मैंने इंडियन आइडल से कुछ फील किया, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये तो तुम्हारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगा, मेरा मन कर रहा था शेयर करने का, तो मैंने कर दिया। इसके अलावा और मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं जो मुझे ना बहुत गुदगुदाती हैं, बहुत हंसाती हैं, कि मेरे शब्दावली लोगों को बहुत प्रभावित करती है। मेरे शब्द बड़े विचित्र होते हैं दोस्तों, मैं जो बोलती हूँ ना, वो आपको किसी भाषा में नहीं मिलेगा। गुड़ी मुड़ी कर देना, चुटर पुटर कर देना, अगड़म भगड़म, मतलब मैं अजीब अजीब से शब्दों का यूज़ करती हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि वो मेरे मुंह से कैसे निकल आते हैं। और किसी ने कमेंट में बोला कि मुझे आपकी ये चुटर पुटर बातें, कुछ कुछ मैं जो भी शब्द बोलती हूँ, उन्होंने कुछ बनाया था, तो मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई कि लोग मेरी बातों पर कितना ध्यान देते हैं। लेकिन समहाउ ये सच है दोस्तों कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कि मैं मम्मी हूँ, और माँ जो अपने बच्चे से बातें करती है, जो भी वार्तालाप करती है, बच्चा वही सीखता है, वही समझता है। तो जब उत्कर्ष 3-3.5 साल के थे और इन्होंने बोलना शुरू किया था, तो मैं ना उस समय कचरकूट कर दिया वर्ड बहुत बोलती थी। जैसे बच्चे का कोई भी तुमने तो ये कचरकूट कर दिया, चिकू तुमने ये चीज एकदम कचरकूट कर दी बेटा, चिकू मतलब खराब कर दे को, या उथल पुथल मचाने को, नष्ट कर देने को मैं कचरकूट बोलती थी। तो एक दिन इसके चाचा इसको लेके कुछ कर रहे थे छत पर, और इसने ना अपने चाचू को बोला, चाचू आपने सब कचरकूट कर दिया। तो वो एकदम सख्ते में आ गए कि ये कचरकूट क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है। तो फिर उन्होंने आके मुझसे पूछा, भाभी ये कचरकूट क्या होता है। और मैं ना उनको मीनिंग बताने की जगह इतना हंस रही थी कि मैं क्या बताऊं कचरकूट क्या होता है। तो उन्होंने बोला, अगर आप ऐसे ही बोलोगी ना, तो ये अपने स्कूल में भी जाके यही बातें बोलेगा, और वो लोग सोचेंगे कि इनके घर का ऐसे ही वातावरण है, कचरकूट करना, अगड़म भगड़म, चुटुर पुटुर। तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये सारे वर्ड्स आते हैं। मैंने कहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैं बड़े सीरियल देखती हूँ या बड़ा पढ़ाई करती हूँ किताबों में, लोकल लैंग्वेजेस में, कुछ नहीं। आ गए, मैंने बोल दिया, और मैं तो बोल बाल के निकल जाती हूँ। और कुछ चीज़ें ना ऐसा होता है कि मैं कंटिन्यू एक ही एक वर्ड को ना हफ्ते भर यूज़ करती रहूँगी, फिर कोई नया सुन लूँगी या कहीं से किसी चीज़ से अफेक्टेड हो जाऊँगी, तो वो नया मेरे अंदर चलता रहेगा। मैं इतनी जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ से ये चीज़ ली है, कहाँ से सुनी है, लेकिन ना वो चीज़ें कंटिन्यू चलती हैं। और वो मैं अपने व्लॉग में भी बोल देती हूँ, घर में तो बोलती हूँ, घर वाले तो परेशान रहते ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हंसी आई कि आपने मेरे कमेंट्स को अंडरलाइन किया, मेरे बातों को अंडरलाइन किया, और मुझे खुद पढ़ के उस कमेंट को अपनी खुद की लैंग्वेज के ऊपर बड़ी हंसी आ रही थी। तो भैया बातों का सिलसिला फिर से चालू हो गया, और मैं तो एक के बाद एक आप लोगों को कहानियां सुनाती ही रहूंगी। मेरे पास बहुत बड़ा पुलिंदा है और बहुत बातें करती हूँ। खैर, मटर आ रही है दोस्तों, ताजी ताजी सी मटर दिखी थी, तो इसके चाचू मटर ले आए हैं, और मैं सबसे पहले ना बनारस वाला चटपटा चूड़ा मटर खाना चाहती हूँ, तो आज मैं वही बनाऊंगी। हालांकि उसमें ना जिस तरह के मसाले पड़ते हैं, जिस तरह का चटपटा, वो गरम मसाले से लेके हर मसाला उसमें डाला जाता है, उतना तो मैं नहीं यूज करूंगी, लेकिन हाँ कोशिश करूंगी कि पूरी तरह से चटर पटर बने और मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूं।
तो चलिए चूड़ा मटर खाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं व्लॉग को यहीं एंड कर ले रही हूँ क्योंकि मैं एक बार किचन में जाऊंगी तो एक साथ बहुत सारा काम होता है मेरा। सो दोस्तों अब व्लॉग को यहीं पे मैं कर देती हूँ समाप्त। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार, आशीर्वाद और कमेंट्स बनाए रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ध्यान से सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से ही मेरी सारी चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं। और शायद समहाउ जो लोग बोलते हैं कि मैं एंटरटेन कर देती हूँ उनको, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा तो मैं किसी के काम आ रही हूँ, किसी को खुश करने के काम आ रही हूँ, किसी को हंसाने के काम आ रही हूँ। तो ये प्यार अपना बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों मैं यहाँ पे ये वाला पोहा यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मोटा है और मैं इसे अच्छी तरह से धुल लूँगी। साफ़ कर लिया है मैंने। उससे पहले मैं मटर को फ्राई कर दे रही हूँ। ताज़े ताज़े हरे हरे दाने हैं, इसे मैं अदरक और ये थोड़े से गरम खड़े साबुत मसाले हैं उनके साथ मैं फ्राई कर दूँगी। पोहे को मैंने भिगा दिया है और देसी घी का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। देसी घी में बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो सभी चीज़ें मैं डाल दे रही हूँ इसमें। तड़का जैसे एज़ यूजुअल सब लोग लगाते हैं वैसे ही मैं लगा रही हूँ। अच्छी तरह से इसे मैं चला ले रही हूँ। फिर मैं मटर डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी और बस नमक से ही ये अच्छी सी ताज़ी ताज़ी मटर जो है वो गल जाएंगी। और इसे मैं ढककर पका लेती हूँ। तब तक मैं पोहे में सारे मसाले मिक्स कर ले रही हूँ क्योंकि हमें सारे मसाले एक्स्ट्रा जो भी हमें हल्दी वगैरह डालना है सब मैं इसमें पोहे में मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी डाल दी है और गरम मसाला डाल दिया है दोस्तों अच्छा भर के। और हल्दी वगैरह सब कुछ मैं जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। हाथों की सहायता से मैं इसमें मिला लूँगी और मैंने नींबू का रस भी इसमें ऐड कर दिया है। जिसको अलग से चाहिए होगा वो अलग से ले लेगा। और हल्दी मैंने ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि फिर पीला पीला पोहा बनता है, लेकिन चूड़ा मटर जो है ना इसी कलर का होता है। तो बस क्योंकि हम लोग बिना हल्दी का कोई भी खाना नहीं बनाते, इस वजह से मैंने ज़रा सी हल्दी यूज़ की है। काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बना है।